के 12वीं के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है संध्या सुंदरी और इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद कविता का अर्थ। तो पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। इनके पिता राम सहायक त्रिपाठी महिसादल के रियासत में नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हुई। बाल्यावस्था में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया था। 15 वर्षों की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ। इन्हें पिता की मृत्यु का आघात अल्प आयु में ही सहना पड़ा। निराला जी साहित्य एवं संगीत की ओर उन्मुख हुए। निराला जी को पत्नी की मृत्यु का दारुण आघात भी सहना पड़ा, जिससे वह भीतर ही भीतर टूट गए। निराला जी रामकृष्ण मिशन के अद्वैत आश्रम में गए, साहित्य सृजन में लगे रहे और वहाँ आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। उन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में निराला जी बंगाल छोड़कर लखनऊ आ गए। फिर वह इलाहाबाद में रहने लगे। पुत्री सरोज की भी मृत्यु ने इनके अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। और ये सब इनकी काव्य संग्रह हैं। और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग इनकी चर्चित लंबी कविताएं हैं। निराला जी ने प्रचुर गद्य साहित्य भी लिखा है। उन्होंने विवेकानंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया है। निराला जी की काव्य यात्रा छायावाद युग से लेकर प्रगतिवादी युग तक अनवरत चलती रही। वह व्यक्ति एवं कवित्व दोनों रूपों में निराले थे। छायावादी कवि के रूप में निराला जी ने जहाँ प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और आत्माभिव्यक्ति के मनोमोहक चित्र प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर प्रगतिवादी कवि के रूप में इन्होंने समाज के पीड़ित, दुखी एवं शोषित वर्ग को दयनीय अवस्था के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और समाज व्यवस्था के खिलाफ तीखी और ओजपूर्ण आवाज़ भी उठाई। कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर आदि इनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएं हैं। निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई थी। तो अब आगे हम कविता पढ़ते हैं और उसका अर्थ। तो इस कविता को पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कविता में निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति को एक नारी के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति को, ये कविता है संध्या के बारे में। संध्याकालीन बेला को उन्होंने एक नारी के रूप में चित्रित किया है इसमें, और इसका बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण हुआ है इस कविता में। तो इस कविता का आरंभ होता है: दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर
नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। यानी यहाँ दिवसावसान का समय है, यानी दिन के अंत का समय है, माने दिन का अंत हो रहा है, संध्याकालीन बेला है। और मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। यानी मेघमय यानी मेघों से भरे हुए आसमान से वह संध्या सुंदरी कैसे उतर रही है, एक परी सी। जैसा मैंने बताया कि इसमें संध्याकालीन बेला को, संध्या को एक नारी के रूप में चित्रित किया गया है। तो उन्होंने दिखाया है कि, बताया है कि संध्या सुंदरी एक परी जैसी मेघों से भरे हुए आसमान से उतर रही है। कैसे? धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। तिमिरांचल यानी, तिमिर यानी अंधेरा, मतलब अंधेरे के आंचल में चंचलता का कोई आभास नहीं है। चंचलता यानी कोई भी शोर शराबा, कोई आवाज़ नहीं है। संध्याकालीन बेला में वैसे भी जैसे सब कुछ शांत हो जाता है, चारों ओर शांति छा जाती है, उसी का यहाँ चित्रण किया गया है कि तिमिरांचल यानी अंधेरे के आंचल में कहीं भी चंचलता का कोई आभास नहीं है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु ज़रा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। उसके अधर यानी होठ कैसे हैं? मधुर मधुर, मीठे मीठे उसके दोनों अधर कि, लेकिन ज़रा गंभीर, लेकिन गंभीर हैं, उनमें कोई हास विलास नहीं है। हास विलास यानी कोई खुशी, विलास, आनंद नहीं है। वे कैसे हैं? गंभीर हैं। हंसता है तो केवल तारा एक, गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। हंसता है, वो कहते हैं कि केवल चारों ओर गंभीरता और शांति है, और केवल हंस रहा है तो कौन? बस एक तारा, जो कैसा प्रतीत होता है? मानो संध्या सुंदरी के घुंघराले काले काले बालों में गुथा हुआ है। तो यहाँ संध्याकालीन बेला में कौन सा तारा दिखता है? ध्रुव तारा। तो यहाँ ध्रुव तारे की बात हो रही है कि हंस रहा है तो केवल एक तारा हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है, और वो भी लग रहा है संध्याकालीन, यानी संध्या सुंदरी के काले काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ हो। और हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, और कैसा क्या हो रहा है कि वो हृदय राज्य की रानी, यानी हृदय राज्य की रानी यहाँ किसको कहा गया है? संध्या को, संध्याकालीन बेला को, जिसको परी के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, उसको कहा जा रहा है कि उसका वह अभिषेक कर रहा है, यानी उसका स्वागत कर रहा है। तो हृदय राज की रानी यानी हृदयों पे राज करने वाली संध्याकालीन जो रानी है, उसका वह क्या कर रहा है? अभिषेक, उसका स्वागत कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नूपुरों से भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक व्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। यानी वो कैसी प्रतीत हो रही है? अलसता यानी आलस, आलस की सी लता, मतलब वो आलस की एक लता सी प्रतीत हो रही है। लेकिन कोमलता की वह कली, लेकिन कोमलता से भरी। और सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली, यानी वो
एक आलस की लता सी प्रतीत हो रही है, लेकिन कोमल है, और वे अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाँह डाले आ रही है, कंधे पे हाथ डाल के उतर रही है। कहाँ से? अंबर पथ यानी आसमान के पथ से नीचे एक छाया के रूप में, छाह सी यानी एक छाया के रूप में नीचे उतरी चली आ रही है। सखी नीरवता यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि संध्याकालीन बेला में चारों ओर शांति होती है, तो संध्या अपनी सखी मतलब संध्या और शांति एक साथ ही शुरू होता है। जब संध्याकालीन बेला शुरू होता है तो उसी वक्त चारों ओर शांति भी छा जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो संध्या सुंदरी उतर रही है वो अपनी सखी नीरवता, नीरवता यानी शांति, सुनसान मतलब जहाँ कोई आवाज़ न हो, वो उसके कंधे पर बाहें डाले नीचे अंबर पथ यानी आसमान के पथ से एक छाया के रूप में नीचे उतरी चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, उसके हाथ में कोई वीणा भी नहीं बज रही है। नहीं होता कोई अनुराग, राग, आलाप, और न ही कोई गाने का या गीत का कोई स्वर भी नहीं सुनाई दे रहा है। और नूपुरों में यानी उसके पायल में कोई रुंझुन की आवाज़ भी नहीं आ रही है। बस एक व्यक्त शब्द मतलब चारों ओर बस एक ही शब्द व्याप्त है, और वो क्या है? चारों ओर वही एक शब्द गूंज रहा है, वो शब्द है चुप चुप चुप, यानी चारों ओर केवल शांति और गंभीरता ही व्याप्त है। तीसरा है इसमें, व्योम मंडल में जगतीतल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रवल में क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ फिर बोला गया है कि व्योम मंडल में यानी जो आसमान में, जगतीतल में यानी पृथ्वी पे, आसमान में पृथ्वी पे हर जगह केवल शांति विराजमान है, केवल गंभीरता और सूनापन विराजमान है। अब उसके आने के बाद यदि संध्या सुंदरी के संध्या होने के बाद का ये समय यहाँ दिखाया गया कि संध्या के बाद कैसे चारों ओर शांति व्याप्त होती है और उस शांति का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि व्योम मंडल यानी आसमान में, जगतीतल यानी पृथ्वी में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, यानी सोती शांत सरोवर यानी सरोवर यानी नदी, जो तालाब होते हैं वो जो सोई हुई यानी शांत, जिसके मतलब जिसमें कोई हिलता हुआ डुलना कुछ भी नहीं है, उसके जल में कोई प्रवाह नहीं है, वो एकदम शांत सोई हुई सी प्रतीत जो सरोवर हैं, उनमें जो कमलिनी दल हैं, जो कमल के दल हैं, वे उन पे भी पूरी शांति छाई हुई है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, और कहाँ? जो सौंदर्य गर्विता सरिता है, सौंदर्य गर्विता सरिता यानी अपने सौंदर्य पे गर्व करने वाली सरिता यानी नदी का जो विस्तृत फैला हुआ वक्षस्थल सीना है, उस पे भी, यानी वो अपने सौंदर्य पे गर्व करने वाली नदी पे भी शांति है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, मतलब धीर मतलब शांत, और वीर यानी बहादुर, और गंभीर रहने वाले हिमगिरी यानी
पर्वत जिस पे हिम छाया हुआ, हिम यानी बर्फ से घिरे हुए जो पर्वत की शिखर हैं उन पे भी गंभीरता और शांति छाई हुई है। अटल अचल में, जो अटल हैं, जो टल नहीं सकते, और जो अचल हैं, जो हिल नहीं सकते, उन पे भी शांति छाई हुई है। उत्ताल तरंगाधात प्रलय धन गर्जन जलधि प्रबल में। उत्ताल तरंगाधात यानी जो समुद्र की जो ऊपर उठती हुई तरंगे हैं, ऊपर नीचे गिरती हुई जो तरंगे हैं, जो मेघ के समान गर्जन करने वाली जो समुद्र की लहरें हैं, उनमें भी बहादुर प्रबल जो तरंगे हैं उनमें भी क्या है, शांति छाई हुई है। क्षिति में जल में, क्षिति में यानी पृथ्वी में, जल में, नभ में यानी आसमान में, अनिल में यानी वायु में, अनल में यानी आग में, हर जगह पृथ्वी में, जल में, आसमान में, वायु में, आग में, सिर्फ चारों ओर क्या छाया हुआ है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वही एक शब्द, और वो शब्द क्या है, चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं और क्या कुछ नहीं। यानी हर जगह हर तरफ केवल शांति और नीरवता। चौथा खंड है, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। यहाँ फिर कहा जा रहा है कि मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। यहाँ मदिरा की नदी बहाने का अर्थ है और एक प्याला पिलाने का अर्थ है कि जैसे संध्याकालीन बेला में वो दिन का अंत है, अंत का समय है, तो उस वक्त सारे जीव जंतु प्राणी सब थके हुए अपने घर को वापस लौटते हैं, विश्राम करते हैं और सोते हैं। तो वो समय होता है थके हुए जीव, यहाँ वही, इससे वही तात्पर्य है। थके हुए जीव यानी दिन का अंत है, लोग थक चुके हैं, और यहाँ संध्याकालीन बेला क्या होती है, सोए हुए थके हुए लोगों को क्या करती है, एक नींद में, एक नशे में। मदिरा की प्याला नदी बहाती हुई आना का अर्थ है कि संध्याकालीन बेला में लोग वैसे भी थके मादे होते हैं और विश्राम का समय होता है उनका, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वो मदिरा की नदी, मदिरा का जैसे पान करने पे लोग बेसुध हो जाते हैं, उसी प्रकार थके हुए लोगों को भी वो मदिरा का एक प्याला पिला के क्या करती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, मतलब अंक यानी गोद होता है, वे अपनी गोद में उन्हें सुला लेती हैं। यानी संध्याकालीन बेला में लोग जैसे सोते हैं, तो वैसे उसी तरह क्या है, संध्या अपनी गोद में उन्हें थके हुए जीवों को सुलाती है। और फिर क्या कर दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगिनत मीठे सपने, और फिर क्या करती है, उन्हें भूल जाने वाले अनगिनत मीठे सपने दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, यानी रात्रि की, अर्धरात्रि यानी आधी रात के समय जब सब लोग निश्चलता से लीन हो जाते हैं यानी सो जाते हैं, तब कवि का अनुराग और बढ़ जाता है, और विरह कुल कमनीय कंठ से, यानी विरह से व्याकुल उनके दुख भरे कंठ से, कमनीय यानी सुंदर, कमनीय सुंदर कंठ से
स्वयं ही उनके गले से विहाग का राग फूट पड़ता है। विहाग यानी अर्धरात्रि के बाद गाया जाने वाला राग या शांति में गाया जाने वाला राग उनके कंठ से स्वयं ही निकल पड़ता है। आप निकल पड़ता है यानी स्वयं ही कवि के कंठ से निकल पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पूरी कविता में चित्रात्मकता की प्रधानता है और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यह कविता प्रकृति संबंधी चित्रण की एक श्रेष्ठ रचना भी है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संध्या की बेला को, संध्या क्या है? प्रकृति का एक बेला है, एक समय है, जिसको नारी के रूप में, एक युवती के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। नारी के रूप में यानी इसका क्या हुआ है? मानवीकरण हुआ है। तो ये कविता एक चारों तरफ दिखाती है कि एक संध्या के समय, दिन के अंत के समय संध्या एक सुंदरी के रूप में आती है और चारों ओर शांति व्याप्त होती है। हर जगह दिखाया गया है कि कैसे शांति और नीरवता चारों ओर व्याप्त है और थके हुए लोगों को किस प्रकार वो अपने गोद में सुला के अनगिनत मीठे सपने दिखाती है। और उसी शांति के वक्त जब अर्धरात्रि हो जाती है तो कवि के कंठ से किस प्रकार स्वयं ही कमनीय विहाग राग फूट पड़ता है। तो ये थी कविता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।